हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आपको रेगुलर जो है आपको देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग इस तरह से ऐसा कर रहे हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है, जो हर टाइप से बच्चा का, जो पढ़ा हुआ बच्चा या जो नहीं भी पढ़ा हुआ है, उसका हर बेहतरीन से बेहतरीन सवाल का जो है, अलग अलग चैप्टर का आप कैसे प्रैक्टिस हो सके, सवाल का अप्रोच क्या लग सके, आप कैसे कैसे सवाल को सोच सकते हैं, कैसे सवाल को आसानी से बना सकते हैं, एक से एक तरीका, जो बेहतरीन तरीका हो सकता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है। कोई बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमको लगता है उसको हम धीरे धीरे उसको अच्छा कर देंगे, बशर्ते आप ऐसा करें कि आप रेगुलर देखते रहें। मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। रेगुलर आप देखते रहेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे प्रोसेस क्या। अच्छा, ये चीज़ में ऐसे होता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो बेसिक से तो ठीक है, आपको पूरा बात समझ में आएगा। और अगर आप नहीं भी समझ पढ़े हुए हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स अगर आपको, तो धीरे धीरे चीज़ जो है आपको समझ में, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाए। यही तरीका है मैथ और रीजनिंग समझने का। तो हम जो है रेगुलर आपके लिए देखते हैं, आप आ रहे हैं, इसमें कि सेट का डिस्कशन चल रहा है। तो अब हम ऐसा भी कर रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर से बेहतरीन क्वेश्चन का जो है कलेक्शन ले रहे हैं, ताकि हर अलग अलग तरह के सवाल को बच्चा बिना तरीका से सीख सके। आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज 9 सेट है, तो आज जो है कुछ कुछ बेहतरीन सवाल में आपको जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ जबरदस्त चीज है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमको कि रमन अपनी आय का, जो एक परसेंटेज का सवाल है, कहता है रमन अपनी आय का 75% खर्च, यदि उसकी आय 20%, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय भी 10% की वृद्धि होती है, व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो रमन की बचत में की वृद्धि। बेहतरीन सवाल, इसको आप देखें क्या अप्रोच हो सकता है। तो और भी हम लोग आगे देखते जाएंगे, एक से एक सवाल होगा। बस आप सिर्फ जुड़े रहिए, तो लगता है कि वो चीज अच्छा होगा अगर आप पढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आय है हम लोग का। आय, पहले तो आप ये जानिए कि आय बराबर होता है खर्च प्लस, आय बराबर खर्च प्लस। आय कितना है? तो आय हम लोग ले लिए 100 रुपये। मान लिए कि 100 रुपया आय है, उसमें से कहता है 75% खर्चा कर दो। अगर आपका इनकम 100 रुपया है तो उसमें 75 रुपया खर्चा किया, इसका मतलब बचाया होगा कितना? 25। इसको आप ऐसे ही सोचिए, आय है 100, आपका खर्च हो रहा है 75, तो बचाया होगा 25। रेशियो में कटा दें, ये 4 होगा, ये 3 होगा। ये सवाल में कह रहा है कि आय 20% बढ़ जाए। जब भी इस तरह का सवाल के आय में 20% वृद्धि, तो हम लोग का यहाँ पर आय में 20, व्यय में कह रहा है 10% की वृद्धि, तो व्यय में हम लोग का 10%, खर्च में 10%। कहता है बचत में कितना वृद्धि? बचत में होगा, तो का निकाल हो गया 80%, और ये आपका जो है हो जाएगा 30%। बराबर में है, बराबर लेते हैं 30%, बस ये हम लोग का x बराबर हो जाएगा, इधर हम लोग घटा दें तो कहेंगे व्यय में बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? तो हम कहेंगे 50% का वृद्धि हुआ। बस आप सिर्फ ये लिखने का है, आय खर्च बचत। जब आप सीख जाते हैं तो सिर्फ लिखेंगे कि 100 75, ये आएंगे 4 3 बार में आपका कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक चीज को देख लेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो है आसान होते जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। और देखें आप, जैसे करता आय 100, खर्च बचत हम लोग निकाले रेशियो में, जिसमें वृद्धि का बस ये ध्यान रखना है, वृद्धि के तो हम लोग का प्लस सिंबल, कमी के तो माइनस में, और उसके बाद अगर इसका वैल्यू जो हम लोग का अगर प्लस में आ गया है, दी हुआ है, और अगर माइनस में आ गया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, 50% का वृद्धि होगा। सवाल इस तरह का, और जितना भी सवाल अभी ले रहे हैं, लेटेस्ट सवाल पूछा हुआ है, और सब हमको लगता है कि सब बेहतरीन सवाल आपको जो स्टेटमेंट। तो 540 रुपये प्रति किलोग्राम और 504 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 612 रुपया पर केजी है, तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग का दिया हुआ है रेशियो कि ये 1 है, यानी आप देखिए, यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं, समझिए।
ये पहला है भाई, पहला 540 रुपया पर केजी। दूसरा वाला जो हम लोग का कीमत जो है इसका 504 रुपया पर केजी। तीसरा वाला का कीमत कितना है, तीसरा किस्म का कीमत कितना है ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला देता है, मिलाने के बाद इसका कीमत पड़ जाता है 612। तो कहता है बताइए तीसरा किस्म का कीमत कितना पड़ेगा। तो हम लोग कहें भाई 1 केजी का दाम जो है 500 प्रति केजी है, देखिए 540 रुपया है, एक रेशियो में 1 है भी, इसका मतलब 540 गुना 1। दूसरा हम लोग का दिया हुआ है कि 504 रुपया पर केजी है, ये 1 केजी है, इसका 504 रुपया गुना 1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस। अब ये तीसरा वाला किस भाव से बेचा है हमको पता, हमको पता नहीं, हम लोग को मान लिया कि x रुपया केजी से बेचा है तो ये 2x है, हम लोग का 2x हो गया, x रुपया पर केजी। तब सबको मिला दिया तीनों को, ये 1 1 2 और 2 2 कितना 4 केजी हो गया टोटल। 4 केजी को बेचता है 612 रुपया, यानी 612 रुपया बेचता है 4, इस मतलब कीमत हो जाता है 612 रुपया। 612 रुपया कीमत हो जाता है कुल मिश्रण का, ये हम लोग का नहीं। तो 2x का वैल्यू हमको चाहिए, ये हो जाएगा 504 और ये हम लोग गुना, चूंकि 1 हुआ है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं 4, हम लोग का 4 5 5 1044 रुपया प्लस 2x बराबर, इधर कर दें 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 2x बराबर हो जाएगा। इसको हम इधर ले आके घटा देते हैं, घटा देंगे तो इसका मतलब देखिए हम लोग का 4 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, हम लोग का 6 बन जाएगा, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अगर इसको कटा दें तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा भाई 8 2 1900, ये हम लोग का यहाँ से इसको हम लोग ले जाके इधर घटाते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा हम लोग का 2x बराबर का 0, ये हो जाएगा आपका 4, इधर हो जाएगा 1, 1404। और ये हम लोग का जो वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 1404 बटे कितना 2, यानी हो जाएगा 700 पर केजी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का, ये आपके स्क्रीन पे रहा। एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत 41 निकला। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को गलती से 141 कॉपी कर दिया गया था। सही औसत बताइए, सही औसत का हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं। तो पहले ये देखें हम लोग का 18 पूर्णांक का कितना औसत निकाला गया है। कहता है गणना करने पर ज्ञात करते समय 127 को गलती से 341 लिखी, यानी लिखना था 127 और लिख दिया 341, 127 लिख दिया 300, इसका मतलब इसको लिखना था, इसको लिखा चला गया तो गलत हो गया। अब चूंकि हम लोग ये देखें बड़ा ये है और बड़ा वाला चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस ही होगा, बड़े वाला में छोटा वाला घटेगा, इसमें से ये घटेगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 11, 11 में से 7 गया, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 4, यहाँ हम लोग का बचा 3, 3 में से 2 गया, ये बचा 1। अब हम लोग का यहाँ हम लोग का हो जाएगा 3 में से 2 गया, ये हम लोग का 3 में से 1 गया, ये हो गया तो माइनस, ये हम लोग का माइनस में आ गया चूंकि बराबर। अब एक बात देखिए इतना डिफॉल्ट आ गया, इतना हम लोग को कम आ गया था, यानी चूंकि इतना ज्यादा लिखा गया था इतना कम करना है हमको उसमें, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 18 से भाग देंगे। देखिए कट जाता है, इससे कटेगा 4 2 6 1 7, नहीं कट रहा है भाई, ये हम लोग का 2 से कटाते हैं, पहले 2 से, ये 9 हो जाएगा और ये 2 से कटावेंगे तो ये हो जाएगा आपका 107। ठीक है, तो इसको भाग देते हैं भाई, भाग दे तो कितना आएगा 9 एकम 9 बचा कितना 1, फिर 9 एकम 9 बचा कितना लोग का 8, ये 8 बटे हो गया 9। अब हमको ओरिजिनल कितना था, अब प्योर हम लोग निकालेंगे, प्योर एवरेज कहता है सवाल में कि शुद्ध एवरेज बताइए। इसका मतलब सही एवरेज क्या था, सही एवरेज क्या था, शुद्ध मतलब हम लोग का प्योर एवरेज बताना है। हम लोग ये देखें पहले एवरेज था कितना भाई 41 में से कितना निकालना है हमको 11.2/9 निकाल, 8/9 निकालना। हम लोग इसको निकाल लें, घटा लें इसको,
कैसे घटावेंगे? तो पहले तो आप ऐसे घटे, 41 में से 11 गया 30 हम लोग का आया, लेकिन फिर भी ये माइनस में, देखिए ये भी माइनस में रह गया। पूर्णांक वाला हम घटाने के लिए बताते हैं, ये हो गया 30 माइनस, ये हम डायरेक्ट लिखते, ये देखिए इसका मतलब है ये 30 तो बचा, लेकिन ये 8/9 हम लोग का 1 से कम है, तो 1 दे देंगे तो यहाँ बचेगा 29, और 1 में से यानी 9 में से 8 घटा 1/9, हम लोग का आंसर आ जाएगा 29.1/9। ये बेसिक क्लास में भी बताते हैं, जोड़ घटा आपको ये वाला आना चाहिए। तो बाकी तो बच्चा ऐसे करेगा भाई, इसी चीज को घटाएगा, उसमें से डायरेक्ट घटा के वैल्यू बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अगर स्मार्ट तरीका थोड़ा सा जानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का वैल्यू ऐसे आया। शुद्ध औसत निकालना था, तो ये जो पहले औसत था ये हम लोग का शुद्ध औसत नहीं। शुद्ध औसत कैसे करेंगे? तो शुद्ध जो हम लोग का एवरेज दिया था उसमें से जितना गलती हो गया था उसको हटा लेंगे। हटाए कैसे? 41 में से 11 गया 30, लेकिन ये 8/9 है यानी 1 से कम है, तो ये कैरी देंगे, इसको बचेगा 29। 1 में से अगर 8/9 घटावेंगे तो 9 एकम 9, 9 में से 8 गया 1/9, इसका मतलब है 29 पहले से था 1/9 यानी सटा दिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस बात को समझेंगे सर, आपका ऐसा हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर है। अगला सवाल, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 रुपया या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपया और उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पे उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज दर क्या होगा ये बताइए। तो ये सवाल समझें, थोड़ा बारीकी से सवाल को आप समझेंगे क्या हो रहा है सवाल में। तो एक कंप्यूटर है जिसका दाम लिखा हुआ है 39,000 रुपया, कहता है नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपया और उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपया की 5 वार्षिक किस्तों में मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो प्रत्येक योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज, जबकि यहाँ मासिक का बात। तो पहले तो हम लोग ये कर लें, 39,000 का चीज है, 39,000 है, जिसमें 19,000 रुपया आपका तुरंत पेड कर दिया, वो नगद पेड कर दिया। उसके यहाँ बचा कितना? अब उसको 20,000 रुपया का किस्त देना। अब कैसे कैसे किस्त देगा? अगर ये जनरली ऐसे किस्त देता है, 4200 रुपया है और 5 मासिक किस्त में देता है, तो 5 महीना तक दिया होगा, तो इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए 0 0 5 दूनी 10 और आपका 5 चौक 20 और 1 21 यानी 21,000 रुपया। ये हम लोग का कहें कि 20,000 रुपया का चीज को 21,000 रुपया देना होगा उसका, इसका मतलब है उसको 1,000 रुपया ब्याज के रूप में देना, 1,000 रुपया ब्याज के रूप में देना होगा, ब्याज के रूप में देना होगा। यही ब्याज जो है, अब समझिएगा, यही ब्याज जो हम लोग का 1,000 जो है, इसको अगर यही ब्याज को, चूंकि हमको दर चाहिए, तो दर आपको ऐसे निकले, हम लोग को जो है जो 20,000 रुपया था उसी पे किस्त दिया जा रहा है। पहला महीना जो किस्त लगेगा 20,000 का, 1 महीना का, 1 महीना को वर्ष में बदलिए 1/12, रेट मान लेते हैं 8%, तो 8/100, ये देखिए 8/100 प्रत्येक 1 महीना पे चलता है। इसका मतलब ये 5 बार हम लोग का चलेगा, यानी हम लोग का ये 5 महीना तक दिया हुआ है, तो ये हम लोग का चलते रहेगा 5 महीना। पहले इसमें से क्या हो रहा है, पहले तो 20,000 रुपया तक का, तो एक बार तो हम लोग को यही रुपया पे देना। अगला बार जो लगेगा कितना पे किस्त लगेगा, उसको कितना पे ब्याज लगेगा, अगला बार जो ब्याज लगेगा 20,000 में से हम लोग 4200 रुपया हटा दें, तो ये हो जाएगा 15,800 रुपया। इस पे फिर 1 महीना का लगेगा आपको 8% की दर से, मतलब 8/100। फिर हम लोग को इसमें लगेगा, इस थोड़ा सा सवाल में समझना है क्या क्या हो रहा है। 15,000 में अब क्या होगा, नेक्स्ट जो अगला साल जो लगेगा ब्याज, वो हम लोग का फिर उसमें से 4200 रुपया जमा कर देगा, तो बचेगा कितना आप, हम लोग का बच जाएगा आपको 11,600 रुपया, 11,600 रुपया। और ये हम लोग का 1/12 गुना 8 नीचे में प्लस 1 2 3 हो गया है। फिर हम लोग का लगेगा इसका, फिर 4200 रुपया हटा दें, 700, और ये हम लोग का हो जाएगा 7400 रुपया, 7400 गुना 1/12 यानी 8/12 लिख देते हैं। इसको हम यहाँ प्लस 7400 गुना 8/1200 प्लस, ये देखिए
हम लोग का फिर लगेगा आपका, इसमें फिर 4200 रुपया जमा करेगा तो हो जाएगा आपका 3200 गुना R/। ये चीज तो आपको समझना है भाई, 1200, ये चीज आपको समझना है। अब यहां से क्या करना है, 1000 रुपया तो आपका है बराबर, इसमें हम लोग का क्या कॉमन है, R/1200 सब में कॉमन है, तो रुपया सब रुपया को जोड़ देते हैं। तो रुपया को जोड़ देंगे तो क्या क्या होगा, देखिए कितना कितना रुपया हो गया है, 20,000, 15,800, ये हम लोग का जोड़ लेते हैं, सबको इकट्ठा जोड़ लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये हम लोग ये कॉमन ले ही लिया, ये और ये हम लोग का कॉमन आ गया, बाकी सबको हम जोड़ना चाहते हैं। ये देखिए बाकी हम सबको जोड़ना है, 0 0 0 0 सब में 2 0 है तो 2 0 तो आप लिखिए। अब 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0, बाकी आपको बच जाएगा 2। ये हम लोग का बन गया 2 3 5, 5 और 7 12, 12 12 और 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 18 का 8, बाकी और 1 हो गया हम लोग का इधर 5 जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 2 5, 18,000 रुपया। 2 0 से 2 0 कट, ये कट जाएगा आपका 6 बार में और ये कट जाएगा आपका 29 बार में। यहाँ हम लोग का R बराबर हो जाएगा भाई, अच्छा एक बार और 1 0, ये 1 0 इससे भी कट जाएगा, इधर बुला कर 0, ये हम लोग का हो जाएगा R बराबर 600 बटे क्या बार में लगेगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, बच गया कितना 2, 2 मतलब हो गया आपका 20, नहीं लगेगा देखो 0 उतारेंगे 20, बच गया 20 ऊपर में 20 बटे नीचे में 20%। सर कौन सा ऑप्शन, हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया सी। कैलकुलेशन था, बाल तो थोड़ा सा जो बात कह रहा था वो हम लोग का किए हैं, हम लोग का निकाल दिए घटा के, ये हम लोग का जो है ब्याज आया है। अगर ऐसे होता सिंपल, यही ब्याज को हम लोग ब्याज के बराबर करते हैं जो रेट में लगेगा तब तो सिंपल लगता है, तो हम लोग का ऐसे, लेकिन ये प्रत्येक महीना लग रहा है, मासिक लग रहा है, किस्त में दे रहा है, यानी पहला किस्त तो 20,000 का 20,000 पे ब्याज लगा होगा, फिर उसमें से 4200 रुपया पेड कर दिया तो 15,800 पे लगा होगा, फिर उसमें से 4200 रुपया दे दिया 11,600 पे लगेगा, 8% रेट पता नहीं है महीना, चूंकि साल में बदलना है 12 भाग दिए, फिर उसमें जमा कर दिया 7400 पे लगेगा, फिर उसमें से जमा कर दिया है तो 5 महीना के लिए, अब देखिए यहाँ लगभग नहीं करेगा 4200, यहाँ 3200 बचा होगा। सबको हम लोग कलेक्ट करके हम लोग का इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, इस तरह का भी किस्त आ जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर से उधार दी गई, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है तो उधार दी गई धनराशि बताइए। तो ठीक है, सीआई का सवाल है, समय कितना है भाई हम लोग का, 1 वर्ष 9 महीना, 9 महीना को आप साल में बदलिए, 3/4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है 1 साल 1 वर्ष 3/4 साल में, ये भी साल में आ गया, यानी हम लोग का ये साल में आ गया 1/3/4 वर्ष टाइम हो गया। रेट कितने हैं, रेट है आपका 10%, कहता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसको समझिए, एकदम बेहतरीन तरीका इसका बताते हैं। आप देखिए समय दिया हुआ था पहले से हम लोग का चक्कर, रेट जो लगता है वो आरटी करते हैं, पहला वर्ष का ब्याज होगा 10%, दूसरा जो ब्याज होगा दूसरे, यानी जो हम लोग का पूरा दूसरा वर्ष नहीं लिया है लेकिन समय इतना है, आरटी होता है 3/4 गुना 10, ये 2 और ये 5, यानी 7.5%, यानी इसका मतलब है पहला वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो तो 10% लगेगा, और दूसरा वर्ष में जो लगा, दूसरा वर्ष पूरा नहीं है इसीलिए आरटी की हम लोग का रेट है 10% और समय है 3/4, यानी 7.5% ये ब्याज। इससे सवाल अब बनाना आसान होगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए और सीआई आसान हो जाएगा जब ये चीज समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि मूलधन हम लोग को 100 रुपया, 100 का पहला वर्ष का 10% ब्याज लगेगा तो 10 रुपया हो जाएगा, दूसरा वर्ष में रेट लगेगा 7.5% तो 7.5% हो जाएगा, 100 का 7.5% 7.5। अब चूंकि ये दूसरा वर्ष में लेगा तो अपने वाला रेट से लेगा, इससे रेट से लेगा, तो हम कहेंगे 10 का 7.5%, 10 का 7.5%, यहाँ लिख देते हैं 7.5%, 10 का परसेंट है तो नीचे में हम लोग का 100 हो जाएगा, पॉइंट से 0 हटेगा, देखिए 2 अंक के बाद 0.75 हो जाएगा,
कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। ये हो गया आपका, देखिए यहाँ जोड़ेंगे, हम लोग का कुछ नहीं है तो जीरो, या नहीं जीरो जीरो डाल दिए तो कोई बात नहीं, पॉइंट से देखिए, पॉइंट वाला पॉइंट से जुड़ेगा। 7 5 12 के 2, बाकी 1 17 और 1 18, यानी हम लोग का ऐसा हो जाए 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है नहीं, यानी हम लोग का ये हो गया है 5 का 5 हो गया है, और 7 5 12 2 और 17 1 18, यानी हो गया हम लोग का 18.25 18.25 ये देखिए। अब हम लोग का ये बात करेंगे कि 18 ये हम लोग का सीआई आ गया, और यहाँ सीआई दिया हुआ है 1460 रुपया जो है एक्चुअल में, ये हम लोग का 18.25 का वैल्यू है। अब हम लोग कहेंगे आइए इसका धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन 100 बराबर क्या है, पॉइंट उड़ावेंगे और में 2 को जीरो, 25 से कटावेंगे, 25 7 175, 50 कितना 7, 25 दिया 75, 25 से कटाएंगे 25 चौके 100 यानी 400 बार, और 73 से कटाएंगे ये हम लोग का 20 बार में कटेगा, आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है 8000 ऑप्शन नंबर। कई बात समझ में आया सबको, क्या ये समझ में आया सब लोग को, ये बताएंगे। तो हम लोग का हुआ यूं है, समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय हम लोग देख रहे हैं, यानी इसका मतलब है रेट जो पहला वर्ष का आरटी किए तो 10% आया, दूसरा वर्ष में आरटी किए आरटी, इसका मतलब है 7.5%। अब कहेंगे मूलधन 100 मान लीजिए, 100 का 10% 10, 7.5% 7.5 तो का ब्याज का ब्याज, चूंकि ये दूसरे वर्ष में पहला वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, दूसरा वाला वर्ष जो ब्याज लेता है ब्याज का ब्याज लगता है, ब्याज का ब्याज, यानी इसका मतलब है हम लोग का ब्याज 10 का लगेगा 7.5% के दर से 0.75, इसको जोड़े हैं तो ये हम लोग का ऐसा आया 5 का 5 7 5 12 पॉइंट, 2 अंक में पॉइंट था, 2 अंक में पॉइंट, 10 7 17 और एगो बाकी था 18, हम लोग का ब्याज बराबर ब्याज किया, इसका मतलब 1460 रुपया जो है 0.25 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम कितने दिन में पूरा हुआ ये ए, और ए काम करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन, कहता है उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, उन्होंने साथ मिलकर शुरू किया, टोटल वर्क कितना है भाई, हम ले लेंगे, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। और सवाल पहले आपको ट्रेडिशनल, थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल बताते हैं, फिर शॉर्ट का, एक शॉर्ट आपको तुरंत समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन ए ने कहता है पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों ने काम शुरू किया लेकिन एक काम होने से पहले छोड़ दिया, मान लिया कि 3 दिन में खत्म हो गया, तो बी तो नहीं छोड़ा, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन में खत्म हुआ, 5 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब 5 दिन कम काम किया। अब हम लोग का बी का बात करें, बी काम छोड़वे नहीं किया है, नहीं छोड़ा है तो शुरू से अंत तक, यानी 2 एफिशिएंसी से हम लोग का लास्ट दिन तक, 3 दिन तक काम, और कुल काम है कितना, हम लोग का 3 - 15 + 2t बराबर हो जाएगा, सी हो जाएगा 5t बराबर 45, t बराबर, ये हम लोग को ऐसे निकल वैल्यू नोट। लेकिन आप ये समझ सकते हैं ऐसे सवाल को और भी हम लोग फास्ट बना सकते हैं, इसको हम लोग जो है और कैसे शॉर्ट निकाल सकते हैं वो सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मान लिया काम 3 दिन में खत्म हो गया, तो एक आता है 5 दिन कम में काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, कितना दिन में खत्म हो रहा था 5 दिन पहले छोड़ दिया। बी के बारे में बोला, काम छोड़वे नहीं किया, दोनों मिलकर काम शुरू किया, इसका मतलब है कुल काम 30 है, 30 के बराबर कर दिया और इसको हम लोग सोल्व कर दिए, समझना। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट करें। ऐसे सोचिए, एक सवाल ऐसा हम लोग का पिछले दिन भी चर्चा में था, क्या हो रहा है ये देखिए, काश हम ये सोचें, काश ए काम छोड़ता ही नहीं, अगर ए नहीं छोड़ता तो शुरू से लेकर अंत तक, इसका मतलब है ए 5 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में करता है ए 3 काम, 5 दिन में करेगा 5 दिया, इसका मतलब काम इतना ही है, जब नहीं छोड़ेगा इसका मतलब 15 काम एक्स्ट्रा और करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से अंत तक करवाएंगे, 15 काम एक्स्ट्रा और इसको करना पड़ जाएगा, यानी 45 काम।
ये देखिए, जितना काम था अगर वो काम नहीं छोड़ता तो 5 दिन जो है और काम करता, ये और काम करे तो कुल काम 45 हो जाएगा। अब दोनों मिल के करता है, मान लिया शुरू से दोनों मिल ये करता है, यही 45 काम को करेगा दोनों मिल के। 5 5 3 2 5 यानी 5 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9। सवाल से बना, तो ये चीज को जो है ऐसे सवाल को आप अप्रोच लगा के ऐसे बना सकते हैं और इस तरह से सवाल आता भी है। ऐसे सोचे भाई ये नहीं छोड़ता तो 15 काम का काम है, 15 काम और करना पड़ता है एक्स्ट्रा काम, इसका मतलब 45 काम हो जाता है। शुरू से अंत तक करवा दीजिए दोनों को, इसका मतलब समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि उसने 30% की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45% की दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल हम बता रहे हैं कि डेली जो है रेगुलर आ रहा है। आप देख लीजिए कैसे कैसे आ रहा है। तो मोहन ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय किया है, उसने 30% दूरी, कुल मान लेते हैं दूरी 100 है भाई। अब यही 100 दूरी को अलग अलग करता है। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस। तो हम 100 मान ली क्योंकि परसेंटेज का बात कर रहे हैं। अब कहता है उसमें से 30%, 100 का 30% यानी 30 किलोमीटर जाता है 90 के चाल, यानी ये 30 किलोमीटर गया है 90 के चाल से, यानी दूरी बटे चाल समय। फिर 45% यानी 45 किलोमीटर जाता है कितना के चाल से भाई, 135 के चाल से, दूरी बटे चाल समय 135 के चाल। अब हम लोग का ये बात करेंगे आगे, शेष दूरी बचा कितना, ये हम लोग का 45 और 30 हो गया 75, 100 में से 75 चल चुका है तो शेष दूरी बचा, इसको तय करता है 75 के चाल, कहता है पूरा चाल बता। हम लोग ये कह देंगे भी हम लोग का 3/3 भी कह देंगे 1/3। अब आप सोचिए 100 है ऊपर में, नीचे में 1/3 1/3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3/3 यानी 1, यानी नीचे में 1/3 1/3 तिहाई मिलके, ठीक है, तिहाई मिलके 1 तिहाई मिलके 1 बन जाता है। तीनों को जोड़िएगा ना 1 बनिएगा। ऊपर में हम लोग का लिखा हुआ है 100, नीचे में हम लोग का 1 बना तो 100 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग का जो है स्पीड ले रहे थे तो 100 किलोमीटर पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 100 किलोमीटर, ऑप्शन 100 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया हो। एवरेज का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में निश्चित रूप से अच्छे से आया होगा। तिहाई 1 तिहाई हम लोग का 1 हो गया, दूरी बटे हम लोग है समय, दूरी बटे समय यानी 4 हो गया। सवाल चलिए ये सवाल तो आप खुद भी सोच के बना सकते हैं, फिर भी हम बनाते हैं भाई। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। आप जानते हैं कि भाग रहता है तो गुना में उलट जाता है। ये हो जाएगा 8 1 9 9 और 8 1 8 8 7 15, यानी हो जाएगा 15/, ये हम लोग का हो जाएगा 15/। हम यहाँ उल्टा देना चाहते हैं, भाग को गुना बदलते हैं तो ये हो जाएगा 8/15। ये ब्रैकेट को रहने देते हैं, यहाँ भाग बीच में रहने। अब यहाँ का देखो 9 8 72 72 3 75 75 8 भाग। अब जानते हैं बोडमास से जानते हैं बोडमास से पहले ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर ऑफ वाला, फिर डिवीजन। तो पहले ऑफ हो जाएगा 11 33 33 और 2 35 35/3, ये गुना होगा। ऑफ मतलब गुना 1/8, देखिए गुना हो गया। तो यहां सब लोग कटा लें भाई, ये 3 5 15 5 तिया 15 हम लोग का 3 बार में, और ये हम लोग का 4 हो जाएगा, कटा लें। ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइड बाय, एक और रहने देते हैं डिवाइड बाय, ये हम लोग का हो जाएगा 75/8, गुना करेंगे 8 तिया 24 24/35, 5 से कटा दें 7, 5 से कटा दें 15 5 75, और ये हम लोग का 8 तिया 24, ये हो गया हम लोग का
45/7। अब इसको उलट देते हैं, 4/3, 4/3 और ये हो जाएगा 7, यानी इसका मतलब है 7 चला जाएगा ऊपर, 7/35। कौन सा ऑप्शन है? 28/, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको ऑफ का पहले काम होना चाहिए था, ये तो सबको समझ में आ गया है, एडवांस आप लोग सब रोज जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी एवरेज का सवाल देखिए। 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी इसके बीच अभाज्य संख्या पूछ रहा है, उसका औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं है कि आप इसके बीच इतना अभाज्य संख्या निकाल पाएंगे, उसको आपको देखना होगा कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्या खोजते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई भाजक, जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा भाजक। तो 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्या क्या? पहला अगला अभाज्य संख्या जो हम लोग 51 के बाद बनेगा 53 संख्या भाग 53, फिर बनेगा आपका कितना? 59, फिर बनेगा कितना? आपका 61, फिर हम लोग का 63 नहीं, 64, 65, 66, 67, फिर हम लोग का बनेगा 71, फिर हम लोग का बनेगा 73। अब नहीं बना। तो ये हो गया आभाज्य संख्या आपका। क्या आभाज्य संख्या होगी? अब हम लोग सबका कहता है औसत बताइए। तो औसत हम लोग जानते हैं, सबको जोड़ के जगह संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 7, 4 और 7 11, 11 और 8, 11 और 1 12, 12 9 21, 21 और 3, 21 3 हो गया 24, 24 के 4, बाकी आपका 2, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 6 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 33 और 5 हो गया आपका 38। ये हो गया 38 डिवाइड बाय हम लोग का संख्या क्या गो है? 6 गो, 6 से भाग देती है। देखिए हम लोग का एवरेज हो गया। तो 6 6 के 36 और 6 चौक के 24 यानी 64। कौन सा ऑप्शन? 64 है ऑप्शन। सिंपल सा बात था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। सवाल करवा, ये नंबर सिस्टम का सवाल। और देखिए ये भी बढ़िया सवाल है आपका। तो यदि कहता है यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। यानी n को 7 से भागते हैं तो कहता है रिमाइंडर 2 बचता है। हम आपको रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा चर्चा किए हैं इसमें, आप देखिएगा जो सेट चला है यूट्यूब पे ही डाले हैं, तो उसको आप वहां से पता चलेगा कि आपको जो है रिमाइंडर कैसे निकला जाता है। यानी हम लोग का n में भाग दिए 7 से, तो कहता है रिमाइंडर 2 बचता है। क्या हुआ? अब कहता है कि 7 से 9n में भागते हैं, यानी इसका मतलब हम बोले थे जो रिमाइंडर है वही n है। जो रिमाइंडर है क्या है? वही n है। इसका मतलब है हम लोग क्या करें, 9n करा तो इसका मतलब 9 दूनी 18 हो जाएगा। जो r है वही n है, उसी के बराबर n पुट कीजिएगा तो वो आपको आएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 14 प्लस 4। हम लोग का 7 से भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, 4 बच जाएगा। ये हो गया आपका रिमाइंडर। कौन सा ऑप्शन? 4 है। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं रिमाइंडर से। इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में जब आप देंगे तो इस तरह का सवाल जो गुना करके मतलब जोड़ करके 9 प्लस n प्लस और भी कुछ आता है, प्लस में भी रहता है। इस तरह से हम लोग का दुगुना कर दिया जाए, n को तिगुना किया जाए, पचगुना कर। एक सवाल अलजेब्रा का देखते हैं। ये सवाल x प्लस 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ है। x प्लस 1/x का वैल्यू -1 है, तो हम लोग देखें यहाँ से भाई इसका वैल्यू निकालें। चूंकि हमको इतना चाहिए 15, तो हमको ऐसे डायरेक्टली आएगा नहीं, इसके लिए कुछ कुल्लू सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एलसीएम लेते हैं, x² + 1 बटे नीचे में x बराबर -1, x² + 1 बराबर -x। x को इधर कर लेते हैं तो x² + x + 1 बराबर हम लोग का 0, यानी ये आ गया हम लोग को 0। तो हम क्या करें अब अपने मन से, हम चाहते हैं इस फॉर्मेट में आवे, क्यूब के फॉर्मेट में। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, इधर x - 1 से गुना इधर भी करते हैं, और इधर भी हम अपने मन से x - 1 से गुना। इधर गुना करेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा x - a × x² + ab। यानी हम जानते हैं भाई फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। फार्मूला होता है aq - b।
ऐसा होता है। तो ये देखिए हम लोग का फॉर्मूला यहाँ p के जगह 1 है, x a के जगह x है, तो फॉर्मेट हो जाएगा x³ - 1, और इधर तो हम लोग का जी हाँ गुना करेंगे 0 हो जाएगा, x का q हो जाएगा आपका वैल्यू, यानी x का q वैल्यू 1 आया, लेकिन हमको चाहिए 15 का वैल्यू, तो हम दोनों तरफ 5 पावर कर देंगे, दोनों तरफ 5 पावर कर देंगे, तो x पर पावर इधर भी 5 किए और हम लोग का 1 पर पावर इधर भी 5 हो गया, यानी इसका मतलब हो गया हम लोग का x पर पावर 15 का वैल्यू हम लोग को आ गया 1। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपका पैटर्न समझ लीजिए इस सवाल को कैसे कैसे किया जाता है। x पावर 15 का वैल्यू हम लोग को 1 आ गया, अब x पावर 15 का वैल्यू 1 आया, तो ये हम लोग का 1 और ये भी 1/1 मतलब 1, और आंसर हो जाएगा 2, सी नंबर। तो ये हम लोग जो करके निकाल सकते हैं कि x पावर 15 का वैल्यू जब हम निकाल लिए तो हम लोग जो है इसका वैल्यू आसानी से निकाल, तो ये पैटर्न लगा के सवाल को आप आसानी से कर सकते थे, कोई इशू नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 20.6 सेंटीमीटर और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस त्रिज्यखंड, आप ये समझिए, ऐसे त्रिज्यखंड बोलते हैं त्रिज्या से बने हुए खंड, यानी ये जो खंड होता है ना, इस खंड को त्रिज्यखंड बोलते हैं, ये हम लोग मानते हैं त्रिज्यखंड। अब यहां से दिया हुआ है कि 7.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 7.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या है, तो ये हम लोग का वृत्त का जो है वो पार्ट होता है ना, ये आपका ये वृत्त है, और वृत्त के सेंटर से जो हम लोग एक पार्ट ले लिए इसका, इस खंड को हम लोग त्रिज्यखंड, ये हम लोग का त्रिज्या से खंड बना है, इसलिए इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ये हम लोग का त्रिज्या। अब ये दिया हुआ है हमको टोटल इसका परिमाप दिया है, परिमाप मतलब ये परिमाप टोटल, ये हम लोग को L के, तो टोटल सब को जोड़ देंगे, यही 20.6 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है आप ये कहिए, अगर हम ये सब को जोड़ के ये दिया हुआ है 20.6, इसमें तो 7 हम लोग का 4 4 8 और 7 7 14, 14.8 तो खाली त्रिज्यीय हो गया दोनों का योग। इसका मतलब है 20.6 में से अगर इसको हम लोग घटा दें, ये 0.1 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना 5.8, ठीक है। तो ये हम लोग का 5.8 जो आया, L का वैल्यू आया 5.8, क्यों? क्योंकि ये सब को जोड़ के ही तो परिमाप हुआ होगा। अब ये समझिए कि ये हम लोग का L का जो ये हम लोग का ये त्रिज्य, इसको हम लोग का खंड का जो ये भाग है, ये हम लोग का ये इसको चाप बोलते हैं, चाप, ये हम लोग का जो आया है। इसके लिए एक बेहतरीन आपको फार्मूला बताते हैं कि आप इस पे कैसे यूज करेंगे। आप ये देखिए, यहाँ से देखिए, इस पर क्या कीजिए, ये जो हम लोग का कभी भी इस खंड का आपको क्षेत्रफल पूछे तो एक तो फार्मूला थीटा पहले वैल्यू निकालिएगा, बहुत लफड़ा लगेगा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लंब डालिए, लंब जो होगा ये जो त्रिज्या की, ये चूंकि ये यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो वो त्रिज्या ही कहलाता है, ये 7.4 है तो ये भी 7.4 ही होगा, और इसका लंबाई हमको निकल गया है पहले से, तो हम लोग का इसका एरिया जानते हैं, हम लोग इसका एरिया जान लें, इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुना आधार, हाफ गुना आधार, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार है 5.8 गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी 7. तो आप इसको गुना करके देख लीजिए कितना आता है, ये हम लोग का गुना करते हैं, हो जाएगा आपका 29 यानी 2.9, इसका गुना करके देखिए, 9 चौके 36, कौन सा वैल्यू में आता है, ये हम लोग का 9 चौके 36, ये देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि हम लोग का आएगा 23.46, जिसके लास्ट में हम लोग का 6 बन रहा है, ये हम लोग का 6 बन रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सवाल में ये अप्रोच लगा के बना सकते थे, और ये बेहतरीन सवाल था, और ये बात को आप ध्यान रखिए, इस सवाल जो SSC में पूछा जा चुका है, तो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये सवाल को आप ध्यान में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट। आप अपना प्यार दिखा दीजिए, आप प्यार दीजिए, संपन्न।